हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगोला गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। इस दौरान हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है। 38 वर्षों के बाद अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। उनकी इस यात्रा से न केवल भारत अंगोला और संबंधों को नई दिशा और गति मिल रही है, बल्कि भारत और अफ्रीका साझेदारी भी बल मिल रहा है। वहीं आपको बताते चले, इस वर्ष भारत और अंगोला अपने राजनीतिक संबंधों को 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध उससे भी बहुत पुराने और गहरे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आतंकियों के मददगारों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों को बड़ी चेतावनी दी है। के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. Friends, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं अंगोला को अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। भारत और अफ्रीका के देशों ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक सूर में आवाज उठाई थी, एक दूसरे को प्रेरित किया था। आज हम ग्लोबल साउथ के हितों, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आवाज बनकर एक साथ देशों के साथ हमारे सहयोग में गति आई है। हमारा आपसी व्यापार लगभग $100 बिलियन हो गया है। रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर प्रगति हुई है। पिछले महीने भारत और अफ्रीका के बीच पहली नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज एक्यूम की गई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अफ्रीका में 17 नई एम्बेसीज खोली है। $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को $700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। अफ्रीका के 8 देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। अफ्रीका के 5 देशों के साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं। किसी भी आपदा में हमें अफ्रीका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका अदा करने का सौभाग्य मिला है। भारत और अफ्रीकन यूनियन, वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, वी आर पिलर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। मुझे विश्वास है कि अंगोला की अध्यक्षता में भारत और अफ्रीकन यूनियन के संबंध नई ऊंचाइयां 38 वर्षों के बाद अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। उनकी इस यात्रा से न केवल भारत अंगोला संबंधों को नई दिशा और गति मिल रही है, बल्कि भारत और अफ्रीका साझेदारी को भी बल मिल रहा है। फ्रेंड्स, इस वर्ष भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध उससे भी बहुत पुराने हैं, बहुत गहरे हैं। जब अंगोला फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था, तो भारत भी
पूरी फेथ और फ्रेंडशिप के साथ खड़ा था। फ्रेंड्स, आज विभिन्न क्षेत्रों में हमारा घनिष्ठ सहयोग है। भारत अंगोला के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। अंगोला की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। अपनी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में अंगोला के साथ अपनी क्षमताएं साझा करेंगे। आज हमने हेल्थ केयर, डायमंड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर और तो भाई जम्मू और कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट। एनएच को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं आतंकी। आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट। एनएच को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं आतंकी। नेशनल हाईवे पर अलर्ट। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर आपको बताते चले, सुरक्षा एजेंसियां एनएच को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं आतंकी। नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी। जम्मू एंड कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। आपको बताते चले, जम्मू एंड कश्मीर पर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां एनएच को निशाना बना सकते हैं, इसे लेकर हाई अलर्ट जारी। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां एनएच को निशाना बना सकते हैं आतंकी, से लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच पड़ोसी मुल्क की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है। भारत जहां पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट में पहुंचने की बात कर रहा है, वहीं पाकिस्तान की सेना के दबाव में अमेरिका में पाक राजदूत रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क कर भारत के साथ तनाव को कम करने में मदद की गुहार लगाई है। ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कार्यवाही करने की खुली छूट दे दी है। यानी सेना तय करेगी कि जवाब कब, कहां और कैसे दिया जाएगा। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। सोसाइटी डूब जाएगी, ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, नापाक का पूरा कारोबार हो जाएगा ठप। पाकिस्तान में समझो तबाही आने वाली है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान से कारोबार बंद। देश भूला नहीं है कैसे पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाई थी। देश भूला नहीं है इस हमले में 28 लोगों की मौत हुई जो निर्दोष थे, उनको जान गंवानी पड़ी। देश भूला नहीं है इस दरमियान कई लोग जख्मी हुए। देश भूला नहीं है और यही वजह है कि भारत सरकार एक्शन में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते जा रहा है। अब भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की माने तो जारी अधिसूचना के अनुसार भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर
फौरन प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना है, एयर स्पेस को बंद करना है, अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को बंद करना निर्णय है और उच्चायोगों की संख्या कम करने का भी फैसला इसमें शामिल है। यही नहीं, पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की गई। अगले आदेश तक अब पाकिस्तान से आयात पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार का ये आदेश विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के तहत है, जिसमें संशोधन के तहत एक प्रावधान शामिल किया गया है और अगले आदेश तक पाकिस्तान में उत्पन्न वहां से निर्यात किए जाने वाले किसी भी माल की आयात पर रोक लगा दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने कहा है कि ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लागू किया गया है। भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति FTP में पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध शीर्षक के तहत औपचारिक रूप से एक नया प्रावधान जोड़ा है, जिसके तहत पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात, चाहे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हो या फिर अन्यथा अनुमति हो या फिर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जो भी है वो प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रतिबंध के तहत किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति की जरूरत होगी। तो वहीं भारत पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी भी कर रहा है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आए कि इन आतंकियों और उनके मददगारों के साथ उनके समर्थकों को कहीं से भी ढूंढकर सजा जरूर दी जाएगी। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक firm and decisive action against terrorists and those who support them. नापाक पाकिस्तान है कि मानता नहीं। लगातार जम्मू कश्मीर में LOC पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की जा रही है, सीज फायर किया जा रहा है। सैन्य सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, उड़ी, अखनूर क्षेत्रों में छोटे हथियारों से फायरिंग की है। भारतीय सेना ने फौरन जवाब भी दिया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है कि परमाणु बम उसके भी पास है, हमला कर देगा, पाकिस्तान की एक और उकसावे की कार्रवाई का ये वीडियो देखिए। नजराना आपके सामने है। हालांकि आर्यन टीवी इसका दावा नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट और ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का परीक्षण किया है। तस्वीरें देखिए। इस बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज 450 किलोमीटर बताया जा रहा है। यही नहीं, डरे सहमे पाकिस्तान ने अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने भेजे और ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने राजदूत रिजवान सईद अपील करते नजर आए कि भारत और पाकिस्तान के बीच डोनाल्ड ट्रंप बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मदद करें। ये तब कहा गया जब पहलगाम हमले में निर्दोष लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर देखा जा रहा है और वहां खलबली मची है, पाकिस्तान में खलबली मची है। यही नहीं, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी कि वो दखल देकर भारत पाकिस्तान के बीच संभावित संघर्ष को रोकें। तो वहीं जब मीडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के संकट को लेकर पूछा तो उनका दो टूक जवाब नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप साफ कहते नजर आए कि दोनों देशों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, ये काफी अरसे से चला आ रहा है और दोनों ही देश इसका रास्ता निकालने में सक्षम हैं।
पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस कर रहे टेररिज्म ये लोग, कोई वाइट का पैसे नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF के ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पे साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग उठ रही थी। असदुद्दीन ओवैसी की ये प्रतिक्रिया आपने सुनी ही। ऐसे में भारत के इस दांव से ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ जाए। जी हाँ, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत दरअसल लगातार कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कई ऐसे ठोस कदम उठा चुका है। इसी बीच भारत अब पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहा है। IMF की फंडिंग के मामले पर भारत ये हवाला दे सकता है कि पाकिस्तान ये पैसा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की आर्थिक मदद पर रोक लगाई जाए। आसान भाषा में अगर हम समझें तो जो देश आतंकी गतिविधि में शामिल लोगों या फिर संस्थाओं को आर्थिक मदद करता है, उन देशों पर कार्रवाई होती है। और ऐसे में ये संगठन लगातार निगरानी भी करता है कि अपराधी और आतंकवादी किस तरह से धन जुटाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे उधर इधर ले जाते हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक या मौद्रिक संस्थान है, वो FATF की बात मानते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि भारत का सीधे सीधे कहना है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवादियों को चह देने में कर रहा है और आतंकवाद को बढ़ावा देने में पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसी बीच आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सख्त संदेश देने के लिए सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मकानों को गिराना जारी रखा है। हाल ही में त्राल और बिजबेहड़ा इलाकों में 2 आतंकियों आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख के घर गिराए गए। ये दोनों लश्कर-ए तैयबा के सदस्य थे और पहलगाम हमले में शामिल थे। अब तक सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में सक्रिय 10 आतंकियों के घर गिरा दिए। बहरहाल देखा जाए तो भारत के एक्शन से थरथराए पाकिस्तान की हालत पतली पड़ने लगी है। अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने पर पाकिस्तान मजबूर हो गया है। पाकिस्तान 4 बार भारत के हाथों युद्ध में करारी हार भी झेल चुका है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भारत ने पहलगाम हमले के बाद फिर से उसे सबक सिखाने का एक बार इरादा दिखाया है और ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और छोड़ेगा भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। तो वहीं बलूचिस्तान के ग्वादर क्षेत्र में बलूच विद्रोहियों ने एक घातक IED हमले को अंजाम दिया, जिसमें 10 से अधिक पाकिस्तानी पंजाबी सैनिक मारे गए हैं। यह हमला पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बढ़ते बलूच प्रतिरोध का ताजा संकेत है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह हमला रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण इलाके में हुआ है, जहां सेना की मौजूदगी लगातार बढ़ रही थी। बलूचिस्तान के कई हिस्से अब बलूच स्वतंत्रता सेनानियों के प्रभाव में आ चुके हैं और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बलूच आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचों को थोड़ी भी रणनीति या नैतिक सहायता मिलती है तो ये क्षेत्र पाकिस्तान से पूरी तरह अलग हो सकता है। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां फारूक अब्दुल्ला का महबूबा मुफ्ती पर वार, मैं जवाब दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा को बताते चले, महबूबा मुफ्ती से कहूंगा ऐसी बातें ना करे। हम कभी आतंकवाद के साथ नहीं रहे, ना रहेंगे। हम कभी पाकिस्तानी थे, ना है ना होंगे। हम भारत का अटूट अंग है और भारत का मुकुट। आपको बताते चले, फारूक अब्दुल्ला का महबूबा मुफ्ती पर वार, मैं जवाब दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। महबूबा मुफ्ती से कहूंगा ऐसी बातें ना करें।
तो वहीं दिल्ली कैबिनेट के तहत निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस एक्ट के जरिए सभी 1677 स्कूलों की फीस पारदर्शी तरीके से नियंत्रित की जाएगी। पिछली सरकारों के कार्यकाल में लगातार फीस बढ़ती रही है, परंतु सरकार के तहत कभी इस पर रोक नहीं लगाई गई। पहली बार दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाया। जल्दी ऐसा समय आएगा जब दिल्ली सरकार इतनी व्यवस्थित हो जाएगी कि लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों की जगह सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम जल्द ही सदन बुलाकर एक्ट पर मुहर लगाकर इसे दिल्ली की जनता को सौंप देंगे। आज दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से आए हुए पेरेंट्स जिन्होंने आज सरकार का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पधारे, उनकी भावनाओं को मैं समझ पा रही हूँ। जिस तरीके से लगातार इतने सालों से दिल्ली के पेरेंट्स के साथ में अन्याय हो रहा था, स्कूल यदि फीस बढ़ाते थे तो सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती थी और कोई ऐसा नियम कायदा कानून ही सरकार के पास नहीं था जिसके माध्यम से इस पूरे फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके या किसी भी तरीके से स्कूलों को ये कहा जा सके कि आपको किस तरीके से कितनी और कब और कैसे फीस की गाइडलाइन तैयार करनी होगी। पर जैसे ही पेरेंट्स की आवाज हमारे कानों तक, हमारे मन तक पहुंची, अपने इस 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में सरकार ने ये नियम लेके आई, ये एक्ट बनाया और इस एक्ट के माध्यम से दिल्ली के सभी 1677 स्कूल, उन सबका फीस रेगुलेट हो पाएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, हर एक की सहमति से ही आगे फीस बन पाएगी, बढ़ पाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में 10 नई क्रांतियों की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने इस शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिससे कोई भी फर्जी व्यक्ति जमीन नहीं बेच पाएगा। सीएम ने इस कदम को छत्तीसगढ़ के सुशासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस सुधार में परिणाम स्वरूप भूमि रजिस्ट्री में पारदर्शिता आएगी और नागरिकों को जमीन संबंधी मामलों में सुरक्षा मिलेगी। के क्षेत्र में जो 10 नई क्रांति जो उसमें लाए हैं, उसका शुभारंभ का एक कार्यक्रम था और ये जो क्रांति लाए हैं ये कोई एक दिन के परिश्रम से हुआ नहीं है। हमारे वित्त और पंजीयन मंत्री हैं श्री ओपी चौधरी जी, जो आईएएस की नौकरी छोड़कर जनसेवा में उतरे हैं, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने 1-1.5 साल से मेहनत करके इस रिफॉर्म को लाए हैं और आज उसका शुभारंभ किए हैं और इसके शुभारंभ होने से अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब अपने हिस्से से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हरियाणा को 17% कम पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे हरियाणा के कई जिलों में पानी की समस्या पैदा हो रही है। सैनी ने कहा कि पंजाब का ये रवैया न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए गलत मिसाल है। 2025 को तकनीकी समिति द्वारा दिए गए निर्णय को लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। हरियाणा के लिए कुल आवंटित क्षमता 12.55 MAF है, जबकि हरियाणा को 10.67 MAF ही पानी मिल रहा है, जबकि पंजाब के लिए कुल आवंटित क्षमता 14.67 MAF है, परंतु पंजाब 17.15 MAF पानी का उपयोग कर चुका है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब अपने आवंटित हिस्से से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहा है, जबकि हरियाणा को उससे आवंटित हिस्से से
17% कम पानी मिल रहा है। तो वही खबर सामने आ रही है, थोड़ी देर में पीएम मोदी से मिलेंगे। आपको बताते चले बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले थोड़ी देर में पीएम मोदी से मिलेंगे अब्दुल्ला। पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। जेके में मौजूद हालातों पर बात संभव। आतंकी हमले के बाद हालातों पर चर्चा। आतंकी हमले के बाद पहली बार मुलाकात। थोड़ी देर में पीएम मोदी से मिलेंगे अब्दुल्ला। पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। जेएनके में मौजूदा हालातों पर बात संभव। आतंकी हमले के बाद हालातों पर होगी चर्चा। आतंकी हमले